हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और ये आवाज है सालों से कई हुक्मरानों के शासन के चश्मदीद बने हिंदुस्तान की, जिसमें से मुगल काल एक ऐसा काल था जब हिंदुस्तान पर मंगोल वंश के शासकों का राज था। लेकिन यही वो दौर था जब पूरा हिंदुस्तान छोटे छोटे टुकड़ों से एकजुट हो गया था। भले ही आज भी भारत को लूटने वालों में मुगलों का नाम आता है, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि असल में वो भारत को लूटने के बजाय यहीं बस गए थे और भारत को सबसे अमीर देश बनाने में मदद कर रहे थे। मुगलों के टाइम पर भारत के पास पूरे दुनिया का 1/4 धन था और आज भी अपने देश में सिर्फ मुगलों की ही वजह से करोड़ों रुपए आते हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से विदेशी देशों के साथ हम व्यापार की शुरुआत कर पाए। और मुगलों की टाइम पर ही भारत सोने की चिड़िया बना था, क्योंकि दुनिया भर से लूट कर लाए गए हीरे जवाहरात आखिर दिल्ली के ही राजकोष में थे। टेक्निकली देखा जाए तो कहीं ना कहीं उन्होंने कंट्रीब्यूट ही किया था भारत के लिए। तो फिर भी मुगलों के लिए लोगों के दिल के अंदर इतना गुस्सा क्यों है? चलिए जानते हैं मुगलों का पूरा इतिहास और करते हैं इस बात का खुलासा इन आवर टुडेस वीडियो टाइटल्ड अननोन फैक्ट्स अबाउट द मुगल्स। कुछ इस तरह के खून खराबे से शुरुआत हुई थी भारत पर मुगलों की हुकूमत। ये नजारा था 1526 में हुए पानीपत की पहली लड़ाई का, जब अपने ही देश के राजाओं ने अपने पड़ोसी राजा इब्राहिम लोदी पर हमला करने के लिए मुगल बादशाह बाबर को न्योता भेजा था, जिसके लिए बाबर मान गए और आ गए युद्ध में अपने साथ तोपें लेकर। और यही वो दौर भी था जब भारत के लोगों ने पहली बार एक रियल तोप देखा था। और उस समय ऐसे हाईटेक हथियारों की वजह से इब्राहिम लोदी के कई सैनिक बेमौत मारे गए और आखिरकार बाबर दिल्ली के तख्त पर कब्जा करने में कामयाब हो गया। लेकिन अगर हम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो ये पहली बार नहीं था जब बाबर ने भारत के किसी राज्य पर हमला किया था, बल्कि इससे पहले भी वो भारत के 4 राज्यों पर हमला करके उन पे अपना कब्जा जमा बैठा था। लेकिन दिल्ली के तख्त पर कब्जा करते ही पूरा भारत मानो मुगलों की मुट्ठी में आ गया था। मुगलों का भारत पर कब्जा जमाने में सबसे बड़ा हाथ तो यहाँ के राजाओं का ही था, क्योंकि वो आपस में ही छोटे छोटे राज्यों के लिए लड़ते रहते थे। और इसी का फायदा उठा के बाबर ने उनके राज्यों पर हमला किया और एक एक करके उन पर कब्जा कर लिया। और यहीं से शुरुआत हुई भारत में मुगल शासन की। बाबर उर्फ उस्ताद अली कुली चंगेज खान और तैमूर के मंगोल वंशज में से एक था। इन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक और क्रूर राजा कहा जाता था, जो कि बचपन से ही काफी पराक्रमी थे। 12 साल की उम्र से ही ये अपने पिता की राजगद्दी संभाल रहे थे और 23 साल की उम्र तक इन्होंने काबुल और अफगानिस्तान पर अपना झंडा लहरा दिया था। लेकिन भारत पर कब्जा जमाने के लिए उन्हें कई लड़ाइयां लड़नी पड़ी और फिर पानीपत की लड़ाई के बाद उन्होंने आखिरकार भारत पर फतेह हासिल कर ली। भले ही वो अपने दुश्मनों के लिए कितना भी क्रूर था, पर उनकी दरिया दिली की मिसालें करते लोग थकते नहीं थे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण था पानीपत पर फतेह पाने के बाद लूटा हुआ धन उन्होंने अपने सैनिकों और सहयोगियों पर खर्च कर दिया। इसके अलावा उन्होंने अपने पहले से बसे बसाए साम्राज्य यानी काबुल के सारे निवासियों में जीत की खुशी में चांदी के सिक्के बांटे और उनकी इसी दरिया दिली ने उन्हें एक नया नाम दिलवाया, जो नाम था कलंदर, जिसका मतलब होता है दानवीर। लेकिन पूरे भारत पर कब्जा करने वाला बाबर ज्यादा दिनों तक इस जीत का जश्न नहीं बना पाया, क्योंकि 1530 में किसी बीमारी की वजह से उसकी मौत हो गई। अब आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, क्या आप स्टॉक मार्केट में नए हो और सोच रहे हो कि ज्यादा प्रॉफिट शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कैसे मिलेगा? मैं जानता हूं ये आपकी मेहनत की कमाई है और स्टॉक मार्केट में नए हो तो चिंता भी स्वाभाविक है। स्टॉक मार्केट में मुनाफा कमाने का एक हल है, एक्सपर्ट एडवाइस बैक्ड विद क्वालिटी स्टॉक रिसर्च। पर इसके लिए सबसे जरूरी है एक मेंटोर का होना, जो इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के लिए सही एडवाइस दे सके। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए और मोतीलाल ओसवाल के साथ जुड़ने के बाद आपको किसी भी चीज की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मोतीलाल ओसवाल इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकरेज कंपनीज में से है। इनके पास 22 लाख प्लस कस्टमर्स है। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि यहाँ 0 मेंटेनेंस चार्जेस है। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको सिर्फ एक पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक प्रूफ लगेगा। और मोतीलाल ओसवाल आपको एक पर्सनल स्टॉक एडवाइजर भी दे रहा है, जो बताता है कि कौन सा स्टॉक खरीदना है और कौन सा बेचना है। इसके साथ आपको आपके मोबाइल पर रियल टाइम स्टॉक रिकमेंडेशंस मोतीलाल ओसवाल के ऐप पर बिल्कुल फ्री भी मिलेगा। जैसे ही आप मोतीलाल ओसवाल पर अपना अकाउंट खोलते हो, आपको एक वेलकम बास्केट दिया जाएगा वर्थ ₹25,000। इसमें आप उनके AI बेस्ड टूल्स भी यूज कर पाएंगे। साथ में आपको 3,000 के डिस्काउंट कूपन्स और ₹1,000 ब्रोकरेज का कैशबैक भी मिलेगा। देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक क्लिक करें, अपना नाम, फोन नंबर और सिटी डालें और अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए ऑनलाइन। बाबर की मौत के बाद पूरे भारत को संभालने का जिम्मा आ गया उनके बड़े बेटे हुमायूं के कंधों पर। लेकिन हुमायूं के और 3 छोटे भाई भी थे,
इसीलिए उन्होंने कुछ राज्य अपने भाइयों को भी संभालने दे दिए। हुमायूं अपने शांत स्वभाव और साधे विचारों के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनके भाइयों के षड्यंत्रों के वजह से उन्हें कई लड़ाइयां लड़नी पड़ी, क्योंकि उनके भाई उनसे दिल्ली का तख्त छीनना चाहते थे। और इसी वजह से हुमायूं पर दो ऐसे जानलेवा हमला हुए कि वो भारत से भागने पर मजबूर हो गए। उनमें से पहली लड़ाई थी 1539 की चौंसा की लड़ाई, जिसमें हुमायूं को अपनी जान बचाने के लिए युद्ध भूमि छोड़कर भागना पड़ा था। और उससे भी ज्यादा खतरनाक थी 1540 में हुई बिलग्राम की लड़ाई, जिसमें वो शेर शाह से बुरी तरह हारे थे और सिर्फ युद्ध भूमि ही नहीं बल्कि भारत छोड़कर उन्हें भागना पड़ा था। और उसके बाद वो छुपते छुपते पहुंचे सिंध, जहां वो फिर भेष बदल कर रहने लगे। वहीं पर 1542 में उनकी मुलाकात हिंदल के धर्मगुरु की बेटी हमीदा बानो से हुई, जिनसे आगे चलकर उनका निकाह भी हुआ और दोनों का एक बेटा हुआ, जिसका नाम रखा गया मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर। फिर वक्त गुजरता गया और हुमायूं को भारत छोड़े हुए 15 साल बीत चुके थे। इसी बीच हुमायूं ने फिर धीरे धीरे करके अपनी सेना खड़ी की और हिम्मत करके उन्होंने कांदहार पर आक्रमण किया, जिसका नतीजा उन्हें जीत की तौर पर मिला। उसके बाद 1555 में उन्होंने लाहौर पर विजय प्राप्त की और ऐसे ही कई लड़ाइयां लड़ने के बाद हुमायूं ने फिर एक बार दिल्ली की तख्त पर काबू पा लिया और इस तरह उन्होंने फिर से एक बार भारत में अपना राज्य जमा लिया। पर अफसोस वो ज्यादा देर तक अपने इस राज्य को बढ़ते हुए नहीं देख पाए, क्योंकि 1555 में अफीम के नशे में धूत हुमायूं अपने दिल्ली के महल में बनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से फिसल गए और नीचे गिरते ही उन्होंने तुरंत दम तोड़ दिया। उनकी मौत के बाद उनकी पत्नी हमीदा बेगम और बेटे अकबर ने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया, जिसे आज भी देश विदेश से लोग देखने आते हैं। पर हुमायूं के जाने के बाद मुगल राज एक बार फिर से लड़खड़ाने लगा और इसी का फायदा उठाकर राजा हेमू ने दिल्ली पर आक्रमण करके उसके तख्त को हासिल कर लिया। उस वक्त अकबर महज 12 साल के थे और कोई दूसरा सम्राट ना होने के कारण मुगलों को पीछे हटना पड़ गया। लेकिन हुमायूं के सबसे वफादार सेनापति बैराम खान कुछ ही महीनों में एक बार फिर से मजबूत सेना खड़ा कर चुके थे और साथ ही अकबर को भी युद्ध की कई रणनीतियों की शिक्षा दे चुके थे। अपने तैयार सेना के साथ फिर अकबर और बैराम खान ने 1556 में पानीपत में राजा हेमू की सेना पर आक्रमण किया। अब इस लड़ाई में एक तरफ थे राजा हेमू और दुगनी बड़ी सेना और दूसरी तरफ थे 13 साल के जलालुद्दीन अकबर और उनकी मुगल सेना। लेकिन यहाँ पर अकबर के सर पर हुमायूं के सबसे वफादार सेनापति बैराम खान का हाथ था, जो अकबर को युद्ध लड़ते हुए भी उसे युद्ध की नई नई रणनीतियां सिखा रहे थे, जिसका परिणाम यह आया कि अकबर ने 13 साल की उम्र में ही दिल्ली के तख्त को वापस मुगल सल्तनत के अंदर ला लिया। अब ये वो वक्त था जब मुगल सल्तनत एक नया मोड़ ले रहा था, क्योंकि अकबर ने धीरे धीरे अपनी दरियादिली और युद्ध की रणनीतियों से न सिर्फ हिंदुस्तान पर बल्कि पूरे हिंदुस्तान के दिल पर भी कब्जा हासिल कर लिया था। अकबर हमेशा से ही धर्मनिरपेक्ष राजा थे, जिनके राज्यसभा में कई हिंदू मंत्री भी थे। एक का नाम तो काफी फेमस भी है, बीरबल। इतना ही नहीं तो धर्मों के बीच के भेदभाव को खत्म करने के लिए अकबर ने एक ऐसे धर्म की स्थापना की जो सारे धर्मों को मानता था। इस नए धर्म का नाम उन्होंने रखा दीन इलाही। पर दुर्भाग्यवश ये धर्म ज्यादा समय तक नहीं टिक पाया और इसी के साथ अकबर ने हिंदुओं पर धर्म के नाम पर लगाए जाने वाले जिजिया टैक्स को हटाया, जिससे हिंदू किसी भी मंदिर में बिना टैक्स भरे जा सकते थे। और उन्होंने बाजार और कुटीर उद्योग के लिए भी 1571 में आगरा के पास एक खूबसूरत शहर बनवाया, जिसका नाम रखा गया फतेहपुर सीकरी। लेकिन पानी की कमी की वजह से ये खूबसूरत शहर महज 15 सालों तक ही आबाद रह सका और उसके बाद वीरान हो गया। लेकिन आज भी इस शहर को खास बनाता है यहाँ का बुलंद दरवाजा, जिसकी ऊंचाई 53.63 मीटर्स और चौड़ाई 35 मीटर्स है। इसे अकबर ने 1605 में गुजरात में हुई जीत की खुशी में बनवाया था, जो आज दुनिया का सबसे ऊंचा दरवाजा भी कहलाया जाता है। अब एक बात जानकर आपको बहुत हैरानी होगी फ्रेंड्स कि अकबर पूरी तरह से अनपढ़ थे, पर उसके बावजूद भी पूरा देश उन्हें भारत की शान मानता था। पर इस लोकप्रिय राजा की 1605 में फूड पॉइजनिंग यानी अतिसार की वजह से मौत हो गई। अब अकबर के बाद राजगद्दी सौंपी गई इनके इकलौते वारिस सलीम को, जिनके अपने पिता के साथ कुछ संबंध अच्छे नहीं थे, क्योंकि अकबर को सलीम का अय्याश मिजाज पसंद नहीं था और ना ही सलीम को उनके पिता ने दिया हुआ नाम पसंद था।
क्योंकि अकबर ने सलीम नाम एक सूफी संत ख्वाजा सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था, जिनकी मेहर से सलीम का जन्म हुआ था। पर अपने पिता की मौत के बाद राजगद्दी पर बैठते ही सलीम ने अपने पिता द्वारा दिया हुआ नाम बदलकर जहांगीर रख दिया। अपने पिता की तरह ये भी न्याय प्रिय राजा थे। जहांगीर लोगों के बीच बैठकर उनकी बातें सुनते थे और साथ ही उन्होंने एक न्याय की चेन भी बनाई थी, जिस चेन को जोर जोर से हिलाकर लोग जहांगीर से मदद की गुहार लगाते थे। पर जितने वो लोगों के लिए न्याय प्रिय थे, उतने ही वो गुनहगारों के लिए क्रूर भी थे। वो अपराधियों को काफी खौफनाक सजाएं देते थे, जैसे कि हाथी के पैरों तले कुचलवा देना या फिर बिना कपड़ों के धूप में खंबे पर लटका देना। वैसे जहांगीर थे काफी रंगीन मिजाज के, इसीलिए उन्होंने 20 शादियां की थी, जिसमें से उनकी पहली पत्नी मानबाई आगे चलकर मुगल खानदान की सबसे मशहूर रानी बनी। लेकिन जहांगीर सबसे ज्यादा प्यार अपनी रानी नूरजहां से करते थे, क्योंकि वो ना सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि बहुत ही ज्यादा समझदार भी थी। वैसे तो जहांगीर के अपने सभी रानियों से कई बेटे हुए, लेकिन उन सभी की किसी न किसी बीमारी की वजह से बचपन में ही मौत हो गई। जहांगीर के सारे बेटों में से सिर्फ एक ही बच पाया था, कैन यू बिलीव इट, जिसका नाम था खुर्रम उर्फ शाहजहां। जहांगीर अपने शराब और अफीम की लत की वजह से 1627 में चल बसे और फिर आया एक और नया दौर, जब हिंदुस्तान का तख्त ताज शाहजहां के सर पर सजा। शाहजहां के दौर में हिंदुस्तान फाइनेंशियली ग्रो होने लगा। ये वही दौर था जहां आर्ट और आर्किटेक्चर को काफी बढ़ावा दिया गया और हमने फॉरेन कंट्रीज के साथ ट्रेड करना शुरू किया। शाहजहां ने विदेशी व्यापार बढ़ाने के लिए कई सारे पोर्ट्स और बड़े बड़े कैरियर शिप्स बनवाए और फिर ट्रेडिंग की शुरुआत होते ही मुगल्स के द्वारा लाए गए ओवरऑल दुनिया के 1/4 धन द्वारा उस वक्त हमारी जीडीपी 20.9% से बड़ी थी। इसके अलावा कला प्रेमी होने की वजह से उन्होंने भारत में लाल किला, दीवाने आम और दीवाने खास बनवाए और साथ ही उन्होंने बनवाया आगरा में मोती मस्जिद और दुनिया के 7 अजूबों में से एक नायाब ताजमहल, जो उन्होंने अपनी सबसे प्यारी बेगम मुमताज महल के लिए बनवाया था। इन सभी के साथ उन्होंने खुद के लिए मयूर सिंहासन भी बनवाया, जिसमें दुनिया भर से लाए हुए हीरे और जवाहरात जड़े गए थे। पर 1639 में ईरान के राजा नादिर शाह के खिलाफ युद्ध हारने के बाद नादिर शाह वो मयूर सिंहासन छीन कर लेके गए और यहाँ वक्त के साथ साथ शाहजहां बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे थे और अपना सिंहासन वो अपने 4 बेटों में से किसी एक को संभालने के लिए देने वाले थे। उन्होंने अपना आखिरी निर्णय लिया और अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को राजपाट दे दिया, क्योंकि बड़ा बेटा होने के साथ साथ वो काफी समझदार था और सभी धर्मों का इक्वल आदर करता था और एक न्याय प्रिय इंसान भी था। लेकिन ये बात उनके तीसरे बेटे औरंगजेब को राज नहीं आई और उसने 1658 में दारा शिकोह के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और यही वो युद्ध था जिस पे हिंदुस्तान का भविष्य टिका हुआ था और अनफॉर्चुनेटली दारा शिकोह की हार हुई और औरंगजेब जीत गया। ये वो दौर था जहां पर न्याय का बादल हिंदुस्तान से हट गया था और हर जगह सिर्फ क्रूरता ही क्रूरता का माहौल छा रहा था। जीतने के बाद ही उसने शाहजहां को तुरंत कालकोठरी में डाल दिया और अपने भाई को सुनाई सजाए मौत। यहाँ तक कि अपने भाई को एग्जीक्यूट करने के बाद वो उसका कटा हुआ सर लेके अपने बाप के पास गया उसे दिखाने के लिए और फिर जख्मों पे नमक डालने के लिए ये तक कह गया कि ये देखो, ये है आपका चुना हुआ राजा। इस दौर में हिंदुस्तान पर शुरू हो गया मुगलों की क्रूरता का शासन, जब लाखों बेगुनाह हिंदुओं का कत्लेआम होने लग गया, तोड़े गए हजारों मंदिर, बनाए गए उस पर मस्जिद और ना जाने कितने हिंदुओं को अपनी जान बचाने के लिए इस्लाम अपनाना पड़ा। और ये सब देख के सारे हिंदू राजाओं ने मिलके औरंगजेब पर युद्ध घोषित कर लिया और इस युद्ध में औरंगजेब इतना घायल हुआ कि 3 महीनों तक वो बिस्तर में पड़ा रहा और वहीं पर तड़प तड़प के 1707 में उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के बाद मुगल शासन का दबदबा बरकरार नहीं रहा और जल्दी हिंदुस्तान से मुगलों का नाम मिट गया। आखिरी मुगल रूलर था बहादुर शाह जफर, जिसने 1857 अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश में काफी कंट्रीब्यूट भी किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अपराइजिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाई और कहीं ना कहीं ब्रिटिश की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी काम कर गई। एनीवे फ्रेंड्स, ये थी मुगल शासन की कुछ खास बातें और कहानियां। इस वीडियो में से आपको कुछ भी नया जानने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। क्या आपको लगता है कि मुगल्स का भारत में आने से कोई फायदा हुआ या फिर नुकसान ही नुकसान हुआ? अपने राय को नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करना हमारे साथ। अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करो और उन्हें बताओ हमारे इंडियन हिस्ट्री के बारे में। और अगर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग वीडियोस आपको देखने हैं आगे, तो अभी नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो सब्सक्राइब करके इस चैनल को, और नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहो, आपका ज्ञान बढ़ते रहने वाला है। एज ऑलवेज फ्रेंड्स, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।